Bismillahirrahmanirrahim. Today we are into the second lecture of mathematical statistics. In the last class, we gave an introduction to the course और उसके साथ हमने ये देखा था कि statistics क्या होती है और statistical methods क्या होते हैं. फिर हमने कुछ जो statistical data था उसको कैसे represent किया जा सकता है ये भी हमने स्टडी किया था. आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने कुछ डाटा लिया था, फिर हमने देखा था कि ये न्यूमेरिकली भी रिप्रेजेंट हो सकता है डाटा. अगर एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो हमने बात की थी पॉपुलेशन की. एक सिटी की पॉपुलेशन अगर हम मेजर करते हैं तो उसमें डाटा हो सकता है. अब उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं और उसके ग्राफ्स भी बना सकते हैं और टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसमें कर्व्स भी थी, हिस्टोग्राम भी था. तो आज हम कुछ थोड़ा सा रिव्यू करेंगे पिछला लेक्चर और कुछ अगली चीज़ें भी देखेंगे. तो हम डाटा रिप्रेजेंटेशन से ही शुरू करेंगे आज के लेक्चर को और उसमें हिस्टोग्राम को देखेंगे. फिर डाटा का सेंटर और स्प्रेड ऑफ डाटा क्या होता है, फिर क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, फिर हम एक चीज़ देखेंगे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया. And then we will go to the outliers. Data representation. हम अपनी पुरानी वाली एग्जांपल के ऊपर जाते हैं जिसमें हमारे पास ये डाटा था और इसमें अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले इस डाटा को सॉर्ट किया था. सॉर्ट का मतलब क्या था कि हम मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक एक ऑर्डर में डाटा को लिख लेते हैं. ये मैक्सिमम से मिनिमम भी लिखा जा सकता है, मगर हम जब इस डाटा को सॉर्ट कर रहे हैं इस केस में वो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर तक. जब वो किया हमने तो हमने देखा कि हमारे पास मिनिमम जो नंबर आ रहा है वो 78 है और मैक्सिमम जो है वो 99 है. और इस तरह से हमारे पास टोटल डाटा सेट जो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 14 हमारे पास वैल्यूज थी. हमने इस डाटा को ग्रुप किया 5 ग्रुप्स में और ग्रुप बनाए 75 से 79 तक, 80 से 84 तक, 85 से 89 तक, 90 से 94 तक और 94 से 99. अब हम देखते हैं कि पहले ग्रुप में जो कि 75 से लेके 79 तक है उसमें कितने डाटा वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं. हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सिर्फ 78 एक ऐसा नंबर है जो इस रेंज में लाई करता है. तो हमने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट 1. फिर दूसरा ग्रुप देखते हैं, नेक्स्ट ग्रुप विच इज 80 to 84. उसमें अगर देखें हम तो हमारे पास 81 एक नंबर है, 83 है और 84 है. तो इसलिए हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 3 लिख लिया था. फिर थर्ड ग्रुप जो है वो हमारा 85 से 89 है. उस केस में हमें देखें तो 86, 87, 87, 89, 89 तो एंड 89 एंड 89. तो 4 हमारे पास वैल्यू 89 की हैं, 2 87 और एक 86. तो टोटल ये बन गए 7 वैल्यूज. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 7 हो गए. फिर 90 से 94 तक अगर हम देखें तो हमारे पास 2 वैल्यूज है 90 एंड 91. और इन द एंड लास्ट ग्रुप हमने बनाया था फ्रॉम 94 टू 99 जिसमें सिर्फ एक वैल्यू है जो कि है 99. इसमें अगर आप देखें तो ग्रुप शुरू हमारे ठीक है 78 से नहीं हो रहे, 75 से हो रहे हैं. हमने एक ग्रुप बना लिया था 5 वैल्यूज का. आप ग्रुप किसी तरीके से भी बना सकते हैं मगर यूनिफॉर्म होने चाहिए. अगर एक में 5 वैल्यूज हैं तो दूसरे में भी 5 वैल्यू हैं. अगर एक में 3 है तो दूसरे में भी 3 ही होंगे. हम इसी डाटा को लेते हैं एंड अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इन स्टेम एंड लीफ प्लॉट. स्टेम एंड लीफ का है कि अगर इस डाटा को आप देखें तो हमने स्टेम ले लिया 7 और 7 में सिर्फ एक वैल्यू है विच इज 8,
तो हमारे पास आ गया 78, देन 81, 83, 84, 86, 87, 87, 89, 89, 89, 89 और 90s में हमारे पास 90 है और 91 है। सिमिलरली लास्ट जो है वो 9 और 9 दैट इज 99। अब हमने काउंट किए एक स्टेम में कितने लीव्स हैं और उसको लेफ्ट हैंड कॉलम में एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी में लिख लिया। तो स्टेम 7 के एक लीव है, स्टेम 8 को अगर देखें ऊपर वाला 8 उसमें 1, 3 और 4 3 लीव्स हैं और सिमिलरली स्टेम 8 में 7 लीव्स हैं, फिर 9 में 2 और 9 में 1। हम ये जो काउंटिंग कर रहे हैं हाउ मेनी लीव्स फॉर अ सर्टेन स्टेम, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के बाद हमने डिस्कस किया था कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। वो क्या था कि कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक और लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम बना लिया था जिसमें हम किसी अगर जैसे हम सेकंड स्टेम पे हैं विच इज 8, तो हमने प्रीवियस जो कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी थी 1 प्लस द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 उन दोनों को ऐड किया तो 4 आ गया। नेक्स्ट के लिए हम 4 और 7 ऐड करते हैं तो 11 आ गया। उससे नेक्स्ट के लिए 11 एंड 2 13 एंड लास्ट वन 13 प्लस 1 14। तो ये कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। To find the cumulative absolute frequency, we add up the absolute frequencies up to the line of the leaf. आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अब लाइन ऑफ द लीफ क्या है, लेट से हम सेकंड लाइन पे जाते हैं, 8 है तो हम इससे पीछे वाली जितनी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज हैं 1 और 3 उनको ऐड करते हैं और यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट वाले 8 में 1, 3 और 7 को ऐड करते हैं तो भी 11 आता है। तो आप किसी भी तरीके से करें जवाब आपका सेम ही आएगा, प्रोवाइडेड कि हम ऐड करें तमाम एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज अप टू द लाइन ऑफ द लीफ। अब अगर देखें आप तो हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज थी, फिर कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज थी, ग्रुप थे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ लेफ्ट मोस्ट कॉलम इन स्टेम एंड लीफ प्लॉट आर कॉल्ड कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और इसको CASP लिखा जाता है। दैट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज ऑफ वैल्यूज अप टू द लाइन ऑफ द लीफ। एग्जाम्पल वो यहाँ पे भी लिखी हुई है कि अगर 11 आपने करना है 89 के लिए, क्योंकि लास्ट वैल्यू इस स्टेम में 89 थी, तो देयर आर 11 वैल्यूज इन द डाटा नॉट एक्सीडिंग 89। तो अगर आप इसको देखें, अब आप इनको देखें जरा कि 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैल्यूज बनती। तो इसलिए हमने यहाँ पे 11 लिखा था। आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं कि 4 प्लस 7 11 है और 1, 3 और 7 को ऐड करें तब भी 11 आता है। डाटा रिप्रेजेंटेशन dividing the absolute frequency by n total number of entries in the data gives relative class frequency। जो हमारी प्रेजेंट एग्जांपल है उसमें 14 एंट्रीज थी, इसलिए इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जा रही है कि हमने जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है इस केस में 1 उसको 14 से डिवाइड कर दिया, फिर सेकंड ग्रुप में 3 था तो 3 को भी 14 से डिवाइड किया, 7 था 7 को भी 14 से, 2 को भी 14 से एंड 1 को भी 14 से। इसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज से डिवाइड करके। अब ये रिलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी को हम कैसे यूज करते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन। अगर देखा जाए तो एक डाटा में कौन सी वैल्यूज कितनी बार आ रही हैं, किस रेंज की वैल्यूज की कितनी रिपीटेशन है, जैसे कि हमारे
वाला जो सेक्शन था 84 से 89 वाला, उसमें 7 वैल्यूज थी। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा डाटा इस रेंज में लाई करता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? हम इन्हीं नंबर्स को मैंने यहाँ पे लास्ट में डेसिमल प्लेसेस में लिख लिया है। 1/14 को 0.07, 3/14 को 0.21, 7/14 को हाफ 0.5, 2/14 को 0.14 और 1/14 को 0.07। और ग्रुप नंबर 1 जो था 75 to 79 को अगर आप राइट हैंड साइड वाले ग्राफ को देखें तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 75 से 79, और इसकी अगर हाइट ऑब्जर्व करें आप तो वो 0.07 के बराबर आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप देखें 82 84 वाला, इसकी हाइट जो है 0.2 से थोड़ी ज़्यादा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे थी 0.21। सिमिलरली द लार्जेस्ट ग्रुप 85 से 89 वाला, जिसमें कि मेरे पास 7 वैल्यूज थी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी आई थी 0.5। तो इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो 0.5 तक है। सिमिलरली हम अदर ग्रुप्स के लिए भी यही काम करते हैं। अब ये जो हिस्टोग्राम बना है, हमारा जो टेबल ये ग्राफ बना हुआ है हिस्टोग्राम, इसमें जो क्योंकि विड्थ जो है हर रेक्टेंगल की सेम है, तो उसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्रोपोर्शन है टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आसान में कहा जाए तो इनकी हाइट जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जितनी है। अगर सबकी विड्थ को मैं 1 यूनिट ले लूं तो हाइट जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जितनी है। तो हम जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का डाटा है उसको हम हिस्टोग्राम के प्लॉट करने में यूज करते हैं। हिस्टोग्राम हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? अगर डाटा को देखा जाए, जो सॉर्टेड डाटा था मेरे पास वो था 78 से 99 तक। अगर आप सिर्फ इस डाटा को देखें तो आपको पता नहीं चलता कि डाटा की कंसंट्रेशन कहाँ पे है, किस जगह पे ज़्यादा डाटा लाई करता है, कौन सी वैल्यूज ज़्यादा आती हैं। मगर जो ही आप हिस्टोग्राम को देखते हैं तो आपको फर्स्ट गो में ही नज़र आ जाता है कि 85 से 89 तक हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो हिस्टोग्राम से इस तरह एक पिक्टोरियल व्यू आ जाता है हमारे पास डाटा का, और थोड़ा सा ट्रेंड का भी पता चल जाता है कि किस तरफ इंक्लाइन है, कौन सी वैल्यूज ज्यादा रिपीट हो रही हैं। तो व्हाट इंफॉर्मेशन डज हिस्टोग्राम गिव? इट गिव अस अ क्लियर पिक्चर वेयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ डाटा, और वी कैन से विच वे द डाटा इज इंक्लाइंड। तो हमारा जो डाटा रिप्रेजेंटेशन के बहुत से तरीके थे अभी तक, कर्व था, पाई चार्ट था और हिस्टोग्राम या बार चार्ट था, वो सारे हमने अब डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस किया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस किया, और हम इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे यूज करते हैं इन प्लॉटिंग द हिस्टोग्राम। अब हम देखते हैं, हमने एक डाटा कलेक्ट किया और हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं। हम वही पुराना वाला डाटा लेते हैं, 89, 84, 87 और 89 तक जा रहा है। इसको जब हमने सॉर्ट किया तो वो 14 वैल्यूज लोएस्ट से हाईएस्ट नंबर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो गई। तो इस डाटा को अगर देखें आप, एज अ सेंटर ऑफ द लोकेशन ऑफ द डाटा वैल्यूज वी कैन टेक अ मीडियन। अब ये डाटा था हमारे पास, इसमें टोटल वैल्यूज जो थी 14 थी। एज इन द प्रेजेंट डाटा सेट वी हैव इवन नंबर ऑफ वैल्यूज। 14 का मिडल नहीं होता, एक तरफ भी 7 होंगी, दूसरी तरफ भी 7 वैल्यूज आ जाएंगी, तो दरमियान में कोई वैल्यू नहीं है। सो देयर इज नो सेंटर वैल्यू। मगर हमारे पास 87 और 89 है एज द मिडल वैल्यूज, क्योंकि डाटा की टोटल वैल्यूज इवन थी, उसमें हमने 7वीं वैल्यू और 8वीं वैल्यू ली। हम इनका मीडियन लेते हैं जो कि
इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं और इस केस में मीडियन हमारा आता है 88। Therefore the median is 88। एक चीज याद रखें कि मीडियन may not be present in the data। लाजमी नहीं है कि मीडियन आपके डाटा में प्रेजेंट हो, वो डाटा से बाहर भी हो सकता है। जैसे कि इस केस में 88 हमारे डाटा का हिस्सा नहीं है, मगर हमारा मीडियन जो है वो डाटा का मीडियन जो है वो आ रहा है और डाटा का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट अप हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास टोटल जो है 9 वैल्यूज हैं और हमने उनको सॉर्ट भी किया हुआ है 51 से 69 तक। In the present data set we have odd number of values, so there is a center value. The center value is 57. Therefore the median is 57। आप नोटिस करेंगे इस एग्जांपल में मीडियन डाटा के अंदर मौजूद है। एक और एग्जांपल लेते हैं मीडियन की, जिसमें हमारे पास 10 वैल्यू आ गई 51 से 69 तक। और एक चीज याद रखिएगा कि डाटा जब हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो डाटा सॉर्टेड होना चाहिए। पहली चीज कि डाटा को सॉर्ट करें और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज मीडियन ढूंढें। एज इन द प्रेजेंट डाटा सेट वी हैव इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, सो देयर इज नो सेंटर वैल्यू। बट अगर देखा जाए तो हमारे पास 5वीं और 6ठी वैल्यू जो है वो 56 और 57 है। वी टेक द मीडियन एज 56 प्लस 57 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 56.5 बनता है। Therefore the median is 56.5। एक चीज याद रखिएगा कि मीडियन में हैव डेसिमल प्लेसेस। ऑल्दो हमारे डाटा में कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं थी, मगर मीडियन में डेसिमल प्लेसेस भी हो सकती हैं। तो अभी अगर आप देखें तो हमने 2 किस्म के मीडियंस देखे, एक वो जो डाटा में मौजूद थे, एक वो जो डाटा से बाहर भी हो सकते हैं, जो कि डाटा सेट में मौजूद नहीं है। दूसरी बात हमने ये ऑब्जर्व की कि मीडियन का डेसिमल प्लेसेस भी हो सकती हैं, बेशक के डाटा में कोई डेसिमल प्लेस ना हो। और इन तमाम केसेस में मीडियन कैलकुलेट करने से पहले डाटा सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, हम जैसे कर रहे हैं। फिर स्प्रेड ऑफ डाटा। स्प्रेड ऑफ डाटा कैन बी मेजर्ड बाय द रेंज। स्प्रेड को हम वेरिएबिलिटी भी कहते हैं। आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक एमएससी मैथमेटिक्स की क्लास है, उसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं। स्टूडेंट की अगर हाइट का हम डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दें तो स्टूडेंट्स की हाइट हो सकती है 5 फुट से लेके 6.5 फुट तक, मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी। अब हम देखते हैं कि मिनिमम लेट से जो स्टूडेंट हाइट है वो 4 फीट 8 इंचेस है या 4.75 फीट है और मैक्सिमम 6.5 है। तो हमारे पास जो स्प्रेड है वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। एक एग्जांपल देखें आप, वही हमारी जो डाटा सेट था 78 से 99 वाला। इस केस में हमारा जो लोएस्ट वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू थी, वो 78 थी और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 99 थी। दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो 21 बनता है। तो इस केस में स्प्रेड ऑफ डाटा 21 है। स्प्रेड ऑफ डाटा से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर सेम हम एमएससी मैथमेटिक्स की क्लास को देखें तो हम एज का भी देख सकते हैं। अगर एज सब स्टूडेंट्स की 18 साल से लेके या 20 साल से लेके 24 साल के दरमियान है, तो इसका मतलब है कि हमें अगर सिर्फ ये पता चल जाए कि स्प्रेड क्या है इस क्लास की एज का, वो अगर 4 इयर्स है, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट सारे तकरीबन सेम एजेस के हैं, सेम कोई, और उनको कैसे हैंडल करना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। अब अगर एक क्लास हो जिसमें कोई शख्स है जो काफ़ी देर बाद पढ़ाई में वापस आए हों और उनकी एज 48 है,
और जो मिनिमम स्टूडेंट है वो फ्रेश बीएससी करके मैथमेटिक्स में आ गया है, इज 20 ईयर्स ओल्ड, तो अब स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से जो आपको क्लास में एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी वो भी वैरायटी की देनी पड़ेंगी। बहुत से तरीके हो सकते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो अगर हमने एक बस सर्विस शुरू करनी है फॉर स्टूडेंट्स, तो अगर उसमें बहुत एजड स्टूडेंट्स भी हैं तो उसके लिए बस की सीढ़ियाँ या कंफर्ट लेवल हमें ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। अगर तमाम यंग लोग हैं तो सीढ़ियों की हाइट शायद इतना मैटर ना करे। इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं कि स्प्रेड से एक फील आ जाती है कि डाटा में कितनी विड्थ है, छोटी सी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक कितनी रेंज हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट जाते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं। 51 से 69 तक वैल्यूज हैं हमारे पास और इसमें हम स्प्रेड कैलकुलेट करते हैं तो वो 18 आता है। इस केस में स्प्रेड प्रीवियस केस से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब है डाटा एक सेंटर वैल्यू की तरफ, मीडियन की तरफ कंसंट्रेटेड है। इसमें यह हमने डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को हम फिर सॉर्ट करते हैं और वैल्यू जो मीडियन है वो 8th वैल्यू है, क्योंकि टोटल वैल्यूज 15th है, मीडियन 8th है। द मीडियन वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 23 और द स्प्रेड इन दिस केस इज 53. So it's a huge spread compared to the median value. एक और डाटा सेट देखें आप, 3 से लेके 29 तक। Even number of data, putting this data in order, we get this values 3 से 56, n यहाँ पे 14 है। फिर अगर देखें आप तो 7th और 8th वैल्यू जो हैं वो 21 और 23 हैं। मीडियन कैलकुलेट करें, क्या था, मीन था, अर्थमेटिक मीन 21 प्लस 23 डिवाइड बाय 2, 22 आता है। द स्प्रेड इज अगेन 53। अब अगर एक और देखें, जो मीडियन है इज द मिडल वैल्यू। Median separates the data in 2 equal halves. So next topic जो है हमारा है quartile है। In the previous example we said कि median is in the middle and it separates the data into 2 equal halves. With quartiles data is divided into 4 groups. पहले हमारे पास कितने ग्रुप्स है, सिर्फ 2 थे, मीडियन से एक ऊपर और एक नीचे। The same manner we do for medians. There are 3 quartiles in data set. Lower quartile, median of the lower half of the data, median of the data middle quartile, or upper quartile is median of the upper half of the data. And then we have another definition which is interquartile range, which is upper quartile minus the lower quartile. इसको रिपीट करते हैं कि हमारा पास जो डाटा सेट था उसमें जब हम मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं तो मीडियन डाटा का 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। उससे नीचे भी उतनी वैल्यूज होंगी, ऊपर भी सेम वैल्यूज होंगी। अब नीचे वाला जो ग्रुप है अगर उसका फिर हम मीडियन कैलकुलेट करें तो उसको हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। अगर ऊपर वाले ग्रुप का हम अगेन मीडियन कैलकुलेट करें तो उसको हम अपर क्वार्टाइल कहेंगे। और मीडियन कैलकुलेट करने के वही तरीकाकार है जो कि हम पहले डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, जिसमें अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हों तो हम हाफ से पहले वाली और हाफ से आगे वाली वैल्यू दोनों का मीन ले लेते हैं, और अगर ऑड हो तो वो सेंटर वाली वैल्यू ले लेते हैं। और मीडियन डाटा में मौजूद भी हो सकता है और मौजूद नहीं भी हो सकता। और एक और बात थी कि मीडियन में डेसिमल प्लेसेस भी हो सकती हैं, ऑल्दो के डाटा में डेसिमल प्लेसेस ना हो बेशक। फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज जो डिफाइंड है वो क्या है, अपर क्वार्टाइल की वैल्यू लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू। ये डेफिनेशन ज्यादा क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट एग्जांपल से
कि हमारे पास एक डाटा सेट है, अगेन द सेम डाटा, इसका लोअर हाफ ऑफ द डाटा जो है वो अगर देखें आप तो हमने मीडियन पे जो कि यहाँ पे आ रहा था 88 आ रहा था, उससे पहले जितनी वैल्यूज थी उनको लोअर हाफ ऑफ द डाटा कह दिया। तो लोअर क्वार्टाइल इज 84। वो कैसे कि इस डाटा में देखें आप तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है और मिडिल वैल्यू जो है वो 84 है। तो लोअर डाटा हाफ का जो मीडियन है उसको हम लोअर क्वार्टाइल कह रहे हैं। अपर हाफ ऑफ द डाटा जो है वो देखें तो 89 89 89 89 90 91 99, इसका जो मीडियन है वो भी चौथी वैल्यू, क्योंकि टोटल 7 वैल्यूज है, फोर्थ वैल्यू जो कि 89 है वो आ रही है, तो इसको कहेंगे हम लोअर क्वार्टाइल इज 89, रादर दिस शुड बी अपर क्वार्टाइल। और मिडिल क्वार्टाइल जो हमारे पास था 88, यहाँ पे लोअर लिखा हुआ है, इसको अपर क्वार्टाइल कर लीजिएगा। और इंटर क्वार्टाइल रेंज जो कि 89 माइनस 84 है विच इज इक्वल टू 5, वो इंटर क्वार्टाइल रेंज है। इन वैल्यूज को हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स प्लॉट। इन वैल्यूज को हम कैसे यूज करते हैं? बॉक्स प्लॉट इज ऑब्टेन बाय 5 वैल्यूज ऑफ द डाटा। मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, 3 क्वार्टाइल्स, कौन सा? लोअर क्वार्टाइल, मीडियन एंड द अपर क्वार्टाइल, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। एग्जाम्पल देखें सेम कि मिडिल क्वार्टाइल क्या था? 88, लोअर हाफ ऑफ द डाटा वाज दिस थिंग, और लोअर क्वार्टाइल इनका मिडिल वैल्यू थी विच वाज 84, अपर हाफ ऑफ द डाटा और उसकी मिडिल वैल्यू अगर देखें टोटल 7 वैल्यूज थी, उनमें से मिडिल वाली आप ले लें विच इज 89, तो अपर क्वार्टाइल इज 89। और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या डिफिनेशन थी? अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल विच इज 5। अब हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे लेट्स से 78 और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी हमारे पास? 99। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस डाटा सेट के लिए, इसको कहते हैं डाटा 1, और बेसिकली हमारा ये वाला जो था ये था डाटा 1। अब हम डाटा 1 पर 78 लोवेस्ट वैल्यू है और 99 हाईएस्ट है। हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा लोअर क्वार्टाइल क्या है। लोअर क्वार्टाइल इज अबाउट 84 and the upper quartile is about 89। तो ये वैल्यू अगर 89 है और यहाँ पे कहीं 84 होगा, तो हम 84 पे एक वैल्यू, 89 पे दूसरी लाइन और एक बॉक्स बना लेते हैं इधर से। और एक और वैल्यू जो हमारे पास थी विच वाज 88, ये कहाँ रिप्रेजेंट होगी? ये हम रिप्रेजेंट करेंगे इस जगह पे जहाँ पे 88 आता है। तो हमारे 3 वैल्यूज होगी 84, 88
और 89, और ये बॉक्स प्लॉट हो गया। इसमें ये वाली जगह है वो क्यू यू, क्यू अपर, क्वार्टाइल अपर, ये क्वार्टाइल लोअर, और ये वाला क्वार्टाइल मिडल या मीडियन जो कि 88 है। अब इस डाटा को, इस ग्राफ को आप देखें, इट्स अ बॉक्स जिसकी टोटल विड्थ जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज 5 के बराबर है। 84 से 89 तक माइनस करें तो 5 ही बनता है। इसमें मीडियन वैल्यू 88 है, अपर क्वार्टाइल 89 है और लोअर क्वार्टाइल 84 है, और टोटल रेंज जो है वो 78 से 99 है। एक अच्छा डाटा वो कंसिडर किया जाता है, अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप तो अच्छा डाटा अक्सर वो कंसिडर किया जाता है जिसमें मीडियन जो है वो इस बॉक्स के मिडल में आए कहीं। अब इस केस में मीडियन जो है वो इंक्लाइन है टुवर्ड्स 89, वो 89 के करीब है क्योंकि मीडियन हमारा 88 है। और अगर 84 से 89 को देखें तो टोटल डिफरेंस 5 का है। तो अगर हमारा मीडियन कहीं 86.5 पे आता तो हम कहते हैं ये डाटा बड़ा अच्छा स्प्रेड है सेंटर के अराउंड। इस केस में ये नहीं है। इस डाटा से हम कुछ और चीजें देखते हैं। ये तो एक और रिप्रेजेंटेशन अभी तक हमने डिस्कस कर ली, बॉक्स प्लॉट कैसे प्लॉट किया जाता है। Let's say an experiment was performed in which time was noted for a toy parachute to land on the ground from a fixed height. The experiment was repeated 10 times under similar conditions. क्या हुआ कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक पैराशूट था जो कि एक हाइट से हम ड्रॉप कर रहे थे, टोटल हाइट h थी। हम यहां से एक पैराशूट ड्रॉप करते हैं और जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है तो हम टाइम नोट कर लेते हैं। वो टाइम हम 10 दफा ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। जो डाटा हमने रिकॉर्ड किया वो था, अगर यहाँ पे देखा जाए 14, 13, 15, 16, 5, 27, 16, 11, 12, 22। इस डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद हम इसका कुछ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या किया हमने, जो ओरिजिनल डाटा था हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। पहली बात सॉर्ट किया, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 22, 27। आप याद रखिएगा कि हमने कहा था वी सेड दैट द सेम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 10 टाइम्स। ना हमने हाइट चेंज की, ना जनरल कंडीशंस चेंज हुई, under the same conditions. Then the time taken should be same in all cases and we should have the same number 10 times. अगर ये एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन एरर ना हो और फैक्टर्स ना हो तो हर दफा जब ये ड्रॉप होगा पैराशूट तो हमारे पास डाटा आंसर सेम ही आना चाहिए। लेट्स से उसको अगर 14 सेकंड्स लगते हैं तो हर दफा 14 सेकंड ही आना चाहिए, मगर क्योंकि कोई शख्स जो है वो स्टॉप वॉच ऑन करता है, ऑफ करता है, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। हवा अगर चल रही है उससे भी हो सकता है डिले, मगर हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन एरर को लेट से स्टडी करना चाहते हैं कि डाटा कलेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, स्टॉप वॉच सही बिहेव कर रही थी या उसको नोटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई डाटा गलत तो नोट नहीं हो गया। तो however, due to unavoidable delay in the response of the human जो भी पर्सन था जिसके पास स्टॉप वॉच थी वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसने क्लिक किया जब स्टॉप वॉच तो डाटा हमारे पास वेरिड आ गया। कभी डाटा ठीक आया, कभी ठीक नहीं आया। बट सम ऑफ डाटा इज कंप्लीटली आउट ऑफ सिंक विद द रेस्ट ऑफ द डाटा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ज़्यादा कंसिडरेशन जो हमें नज़र आ रही है
वो मिडल में 14, 13, 16 वैल्यूज, 16 नंबर सेकंड्स पे ज़्यादा डाटा आ रहे हैं. The data which is not representative of the rest of the data is called outliers. वो डाटा जो कि रिप्रेजेंटेशन नहीं करता हमारे डाटा की, उसको हम कहते हैं आउटलायर्स. इसको फर्दर हम देखते हैं. क्या आउटलायर क्या है? An outlier is a value that appears to be uniquely different from the rest of the data. An outlier is a value that appears to be uniquely different from the rest of the data. कि बाकी सारे डाटा से वो एक स्टैंड आउट करती है, completely different है. It might indicate that something went wrong when the data collection process. जब डाटा कलेक्ट किया जा रहा था, कोई चीज़ गलत हो गई हमारे से. हम आउटलायर किसको डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं द आउटलायर इज नॉर्मली डिफाइंड एज अ वैल्यू more than a distance of 1.5 interquartile range from either end of the box. Interquartile range क्या थी? Upper quartile minus the lower quartile की वैल्यू. और upper quartile क्या था? कि हमने एक डाटा सेट लिया, उसको सॉर्ट किया था, मीडियन वैल्यू निकाली थी, मीडियन से नीचे वाले जितने डाटा वैल्यूज थी उनका जब फिर दोबारा मीडियन लिया तो हम उसको लोअर क्वार्टाइल कह रहे थे, और मीडियन से ऊपर वाली जितनी वैल्यूज थी जब उनका हम दोबारा से मीडियन लेते हैं तो उसको हम अपर क्वार्टाइल कह रहे थे. तो अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल जो है वो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज थी. और जब हम उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारे पास एक नंबर्स आएंगे. उन नंबर्स को हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं. हम वापस आते हैं अपने डाटा की तरफ. ओरिजिनल डाटा हमारा वही 14, 13, 15, 14, 13, 15, 16, 7, 23, 16, 11, 12, 23. इसमें देखें आप अगर तो डाटा में काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ है. अगर इस डाटा को हमने जब सॉर्ट किया 7 से लेके 23 तक, तो मिडिल क्वार्टाइल हमारा जो आ रहा था वो 10 वैल्यूज थी, तो हमने 14 और 15 का मीन लिया तो वो 14.5 आ गया, विच इज़ अ मिडिल क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल का जो 5 वैल्यूज थी उसमें 12 आ गया. अपर क्वार्टाइल जब भी 5 वाली थी उसके मिडिल वैल्यू जो थी 3 थी वो 16 आ गई. तो हमारे पास स्प्रेड जो है टोटल वो मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू विच इज अगेन 16, और इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है 16 माइनस 12 विच इज द अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल 4. और जब हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 6. 4 इंटू 1.5 1.5 गुना जो है वो 6 बनता है. Therefore, all values above upper quartile plus 4 which is 22 are outliers. और इस केस में 23 7 अगर लिखा हुआ है it should be 23 जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है. तो 23 जो है वो वैल्यू है जो कि हमारे डाटा में नहीं होनी चाहिए थी. किसी एरर की वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा आ गया. हमने जो रिस्पॉन्ड था क्लॉक को प्रेस करने का, स्टॉप वॉच को, वो थोड़ा गलत हो गया. इसी तरह नेक्स्ट में चलते हैं. हमारे पास वही 6 आया हमारे पास यहाँ पे 1.5 टाइम्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज. ऑल वैल्यूज बिलो द लोअर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल क्या था हमारा 12 और -6 विच इज 6 आर आउटलायर्स. एज अगर यहाँ पे हमारे 5 कोई नंबर होता तो वो आउट हो जाता. इस केस में क्योंकि हमारे 5 नहीं था 7 था, तो 7 क्योंकि इस रेंज में आता है तो वो आउटलायर नहीं है. तो अगर आप देखें तो हमारे पास डाटा जो है हमने कलेक्शन जो डाटा की उसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं. लेट्स से वी हैव अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और हम एक और इनको जज बनाते हैं. 25 स्टूडेंट्स को एक जज बना देते हैं फॉर अ पेंटिंग एग्जीबिशन, एंड देयर आर 5 पेंटिंग्स
जिनको उन्होंने जज करने। तो हर 25 स्टूडेंट हर पेंटिंग के लिए अपना एक मार्क्स देते हैं 10 में से। लेट्स से एक पर्टिकुलर पेंटिंग ए को तमाम स्टूडेंट्स 6, 7, 8, 6, 7, 8 मार्क्स देते हैं, मगर एक स्टूडेंट जो है वो इसको 0 मार्क्स दे देता है। तो जब हम देखेंगे इस डाटा को तो हमको पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट में थोड़ी बायसनेस है, डजंट लाइक द कलर ऑफ द पिक्चर, और ये पिक्चर उसको पसंद नहीं आई। तो 0 को हम जब इस आउटलायर वाले फार्मूले में डालेंगे तो 0 ऑटोमेटिकली उसमें से माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर सब लोग किसी एक पर्टिकुलर पेंटिंग को 2-3 मार्क्स दे रहे हैं और वन ऑफ द जजेस गिव्स हिम 10 आउट ऑफ 10, सो दैट मीन्स वो उसका बिहेवियर जो है वो रेस्ट ऑफ द ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रहा। ऑल्दो उसकी सेंस के मुताबिक उसको 10 नंबर मिलने चाहिए थे, मगर वो मेजॉरिटी के रिजल्ट के साथ मैच नहीं करता। तो जब हम उस डाटा को भी एनालाइज करेंगे, उसका मिडिल क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 10 नंबर देना इस पेंटिंग को वो बाइस्ड है, पर्सनल ओपिनियन है और उसको निगलेक्ट किया जा सकता है, और वो अगर आउटलायर रेंज में आता है तो वो डिलीट हो जाएगा, वो डाटा सेट का हिस्सा नहीं रहेगा। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें कुछ डाटा गलत आता है, और अगर हम डाटा को पार्ट ऑफ द कंप्लीट डाटा रखें, बाद में हमारे लिए डिसीजन भी गलत हो सकते हैं जो हम उस डाटा की बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। जैसे कि आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें एक सिटी या एक गांव जो था उससे लोग सिटी की तरफ कितना ट्रैवल कर रहे हैं, डेली की बेसिस पे कितने लोग सिटी की तरफ जाते हैं। अब मुख्तलिफ दिनों में डाटा लेते गए, एक पर्टिकुलर डे था, फॉर एग्जांपल ईद थी, तो ईद पे लोग ज़्यादा सिटी की तरफ ट्रैवल नहीं किया, उन्होंने अपने ही गांव में रहे। तो उस दिन मे बी द आंसर इज़ वेरी लिटिल, 5-6 लोग ही सिटी को गए। अब वो डाटा एक जनरल ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, ऑन डेली बेसिस जो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसलिए हम उस डाटा को डिस्कार्ड कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये होगी। फिर इसी तरह अगर हम स्कूल की हाजिरियों की बात करें तो तमाम दिनों में हम कहते हैं कि जी 90% स्टूडेंट क्लासों में आ रहे हैं, मगर एक पर्टिकुलर डे था जिस दिन शहर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, रोडें ब्लॉक हो गई, सैलाब आ गया, या ट्रैफिक फॉर सम रीज़न नहीं चल रही थी उस दिन, तो उस दिन बच्चों की स्ट्रेंथ इन अ क्लास बहुत कम आई। अब अगर हम पूरे साल के डाटा में उस डाटा को भी इंक्लूड करें तो वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द नॉर्मल ट्रेंड कि स्कूल की अटेंडेंस क्या होती है, इसलिए उस डाटा को उसमें शामिल रखना हमारी एवरेजेस को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं और उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। तो लेट्स से मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ आज हमने क्या कुछ किया। डाटा रिप्रेजेंटेशन, पहली चीज़ हमने देखी कि कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करना सीखी फ्रॉम द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, और एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो फ्रीक्वेंसी जो कि कितनी दफ़ा एक स्टेम में लीव वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, एक डाटा सेट में कितनी दफ़ा वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। फिर हमने उससे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना सीखा कि एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। फिर हमने देखा जी कि ये जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं इनको प्लॉट किया जा सकता है। प्लॉट कैसे करते थे हम हिस्टोग्राम से। तो हाइट ऑफ द बार ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप रिप्रेजेंटेड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हमने देखा सेंटर और स्प्रेड ऑफ डाटा के, कि हमने डाटा सेट लिया, उसका मीडियन कैलकुलेट करना सीखा, हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ अ डाटा। मीडियन में हमने 3 चीज़ें देखी कि मीडियन जो है वो डाटा का हिस्सा भी हो सकता है,
अगर ऑड वैल्यूज़ हों तो मिडल वैल्यू होगी, अगर इवन वैल्यूज़ हों तो मिडल से एक पहले वाली और मिडल से एक ज़्यादा वाली जो वैल्यू है उनकी एवरेज जो होगी वो मीडियन बन जाता है। फिर हमने देखा डाटा की रेंज क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम में कैसे कितना डिफरेंस है। फिर हमने क्वार्टाइल्स स्टडी किए जो कि मीडियन वाज कंसिडर्ड एज मिडल क्वार्टाइल। फिर अपर क्वार्टाइल जो था वो अपर हाफ द डाटा जो था, मीडियन से ऊपर वाला जो डाटा था उसका मीडियन जो था हमने उसे अपर क्वार्टाइल का, और मीडियन से लोअर हाफ वाला डाटा जो था उसको हमने उसका जो क्वार्टाइल कैलकुलेट किया, मीडियन कैलकुलेट किया, उसको हमने लोअर क्वार्टाइल का। फिर हमने एक चीज़ कैलकुलेट की, इंटर क्वार्टाइल रेंज। जब हमें ये तीनों वैल्यूज मिल गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, दो हो गई, और तीन क्या थे, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और मीडियन। तो हमने उससे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ करना सीखा। अब इसमें एक वर्टिकल लाइन थी जो कि रिप्रेजेंट करती थी टोटल स्प्रेड ऑफ द डाटा। फिर एक बॉक्स हम बनाते थे जो कि लोअर क्वार्टाइल से शुरू होता था और अपर क्वार्टाइल तक जाता था, और दरमियान में हम कहीं मीडियन या मिडल क्वार्टाइल की वैल्यू लाइन ड्रॉ कर देते थे। अब इस बॉक्स प्लॉट से हमें देखते ही पता चल जाता है कि डाटा में कितना स्प्रेड है, कितना वाइड है। अगर एक डाटा सेट मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, अगर हम सेम ही एक्सपेरिमेंट करें तो एक डाटा 1 के लिए, और फिर एक और दूसरे दिन फिर वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करें और डाटा 2 लें। पहले दिन अगर हमारे पास जो बॉक्स प्लॉट है वो इस किस्म का आता है, और जिसमें मिडल क्वार्टाइल जो है वो ये है, और दूसरे दिन हम अगर प्लॉट करते हैं तो हमारा सेम स्केल पे बॉक्स प्लॉट ये बनता है और मिडल क्वार्टाइल सेंटर में आता है। तो मेरे हिसाब से जो डाटा सेट 2 है वो बेटर कलेक्टेड डाटा है, बिकॉज इसमें स्प्रेड भी कम है, नंबर 1। नंबर 2, जो मीडियन है बिल्कुल मिडल में आ रहा है बॉक्स के, और रेंज ऑफ द डाटा भी कम है। तो डाटा अगर हमने सेम एक्सपेरिमेंट का डाटा 2 दिन कलेक्ट किया, डाटा 1 और डाटा 2, तो डाटा 2 लुक्स बेटर, उसमें आउटलायर्स भी कम हैं और प्रॉब्लम्स नहीं। अगर आउटलायर्स होते तो क्या होता, वो कट आउट हो जाते। इसमें लगता है कि आउटलायर्स हैं, और जब हम आउटलायर्स को कट करेंगे तो ये ऊपर वाले कुछ वैल्यूज भी डिलीट हो सकती हैं और नीचे वाली भी कुछ वैल्यूज डिलीट हो सकती हैं। तो ये हमारा सारा जो आज की समरी थी। अब आपने क्या करना है, आप मुख्तलिफ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली जनरेट कर सकते हैं ऑन एक्सेल, और उसका मीडियन और क्वार्टाइल्स भी रीड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस डाटा से आप हिस्टोग्राम भी प्लॉट करें। तो थैंक यू वेरी मच। और इस लेक्चर के लिए डिटेल्स के लिए हमने 2 रेफरेंसेस दे दिए। एक तो अरविंद क्रिजिक की बुक है जो हमने पहले भी आपको बताई थी, उसमें देख लीजिएगा, और ये एक वेबसाइट भी है, यहाँ पे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।